अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त के BA JMC फर्स्ट सेमेस्टर के आप सभी तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे। हम इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज़्म फर्स्ट सेमेस्टर का पर्चा पढ़ रहे हैं। इस पर्चे में हम रिपोर्टिंग के अंदाज़-ए-कार और रिपोर्टिंग के मुख्तलिफ़ अक़साम के हवाले से अभी तक बात किए थे। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं आज की क्लास में चाहता हूँ कि एक अच्छे रिपोर्टर की जो ख़ुसूसियात है उस हवाले से मैं बात करूँ। मुझे आप सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए। मुझे इस बात का पता चलता रहे कि आप सभी तलबा मेरे साथ इस क्लास में वर्चुअली तो शरीक हैं, लेकिन साथ ही ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी आप हमारी क्लास में पढ़ाए जाने वाले सबक के साथ हैं। एक तो नौ उसका दे पता 11 दो या 10 यार। भाई कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रहा है अबरार की तरफ से, सब उसको सुन लेते हैं पहले। जी अबरार। सॉरी सर, मेरा माइक खुला था, हाथ लगा तो खुल गया, पता नहीं चला। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने बहुत ही अहम सूचना दी जो अबरार से सुनी। आइए हम वापस अपनी क्लास की तरफ लौटते हैं। अजीज तालिब इल्म, मैं आप तलबा को अपनी पिछली क्लास में बतला रहा था कि अब खबरों के जो माखिज हैं, खबरों के माखिज माखिज क्या है सर? ये सोर्सेस, places from where you can get the news, platforms from where you can get the information for news। वो जगह, वो मुकामात, वो प्लेटफॉर्म जहां से आपको खबरें मिलती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि रिवायती तौर पर ट्रेडिशनली जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को ये बतलाया जाता है, और जब वो एज ए ट्रेनी रिपोर्टिंग का काम शुरू करता है तो उसको खास तौर पर अगर हम क्राइम की रिपोर्टिंग के हवाले से बात करें तो क्राइम का जो जूनियर रिपोर्टर होता है, ट्रेनी रिपोर्टर होता है, उसको रोजाना मुर्दा खाने भेजा जाता है। जी हाँ, मॉर्चरी। सरकारी दवाखानों के साथ मॉर्चरी होती है। इवन खानगी दवाखानों में भी इस तरह का सिस्टम होता है कि जब तक के अगर कोई मरने वाले का बिल बाकी है तो उस वक्त तक उसकी डेड बॉडी को महफूज रखते हैं। तो दवाखाने का वो हिस्सा, वो इलाका, वो सेक्शन जहां पर मरे हुए लोगों को फ्रीज करके रखा जाता है, फ्रीजर में रखा जाता है, वो वाला हिस्सा मॉर्चरी करता है, मुर्दा खाना जहां पर मुर्दा नाशों को रखा जाता है। तो क्राइम के हवाले से जो रिपोर्टिंग की तरबियत दी जाती है उसमें एक ट्रेनी रिपोर्टर को रोजाना की बुनियादों पर मुर्दा खाने को जाने को कहा जाता है, क्योंकि क्राइम की रिपोर्टिंग में किसी की मौत का वाक़ होना, और वो बहुत सारे लोग मरते हैं, तो क्या कोई भी फर्द अगर मर जाए तो उसकी खबर बन जाती है? जवाब दीजिएगा। अगर कोई फर्द मरता है, उसकी मौत वाक़ होती है, तो क्या वो खबर बनती है? नहीं सर। शादाब ने सबसे पहले हैंड रेज किया था। जी शादाब। शादाब, नहीं शादाब सर, ने किया, खबर किसने किया? खब जी मैंने ही किया सर। जी खबर नहीं बन सकती है सर, क्योंकि हाँ, कोई खबर फर्द बनने के अगर लिए एक तो उसमें जो है कुछ मामूली ये होना चाहिए सर, गैर मामूली चीज़ें होनी चाहिए जिसको आवाम पसंद करती हो या जिस पे आवाम की दिलचस्पी हो, उसी वही खबर बन सकती है। मोहसिन, आपने भी हैंड रेज किया था। सर मेरा मोहसिन जवाब है? ये था कि जी सर मैं हूँ। आपने जैसे हमें शुरू में बताया था कि खबर की हर इत्तला खबर होती है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं, तो वही शराइत क्राइम न्यूज़ पे भी लागू होंगे कि भाई एक तो उसमें दिलचस्पी हो, या कोई बड़ा आदमी हो, या कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि भाई एक काफ़ी सारे लोग एक साथ मर गए हों, या किसी ऐसी बीमारी से मरे हों जो आम नहीं है, तो वो खबर बन जाएगी। वेरी गुड। MDLE,
अस्सलाम वालेकुम। सलाम एमडी अली, आप लियाकत बात कर रहे हैं? जी सर। जी, ये सर हमारी हमारी क्लास की वो आवाज है, गौर से सुन लीजिएगा। अगर आप भी ऐसी आवाज बना सकते हैं, पेश कर सकते हैं, तो यकीनन मार्केट में आपकी आवाज बिकेगी। मगर शर्त है, कंडीशन अप्लाई, कि आपको सही जबान आती हो, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो। जी लियाकत। सर अगर कोई एक इंसान मरता है तो वो खबर नहीं हो सकती है क्योंकि उसकी कुछ शराइत है। अगर वो शराइत उस खबर पे लागू होती है तो यकीनन वो खबर बन सकती है। जी, तो अजीज तालिब इल्मों, क्राइम में आमतौर पर गैर तबई मौत का वाक़ होना क्राइम की खबरों में आता है। आम आदमी भी, लेकिन उसकी मौत अननेचुरल हुई है, वो खबर बनती है। इस चीज को याद रखिए कि एक एक घर में एक खातून का इंतकाल होता है, नौजवान खातून का इंतकाल होता है, तो आमतौर पर शिकायत की जाती है कि भाई उसको डाउरी हरासमेंट में मारा गया है। उसकी डेड बॉडी दवाखाना ले जाई जाती है, वहां पर पोस्टमार्टम किया जाता है ताकि मौत की वजूहात का पता लगाया जा सके। तो अजीज तालिब इल्मों, ये जो रिपोर्टर को मॉर्चरी भेजा जा रहा है, आप में से कोई गए कभी? शाहिद हैं हमारे साथ? जी सर, शाहिद? मैं गया हूँ। हाँ, मुर्दा खाना गए? आप कहाँ जी पर सर, गए? सर हमारे यहाँ पास ही में अनुमंडल सरकारी अस्पताल है, तो यहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, तो कई बार जा चुके हैं। अपने तासुरात बयान कीजिएगा, आप मुर्दा खाने में क्या होता है? जी सर, मुर्दे खाने में सर लाश होता है, और वहाँ पे जो ड्यूटी पर होते हैं उन्हीं से ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं लोग कि कहाँ की लाश है, कैसी घटना घटी है, और वहाँ पे जो स्थानीय अनुमंडल में जो डॉक्टर होते हैं वो पोस्टमार्टम करते हैं। मुर्दा खाना जाना कोई मेरे हिसाब से आसान काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी मैंने अपने स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको मुर्दा खाने को कहा गया तो उसके बाद 2 दिन तक वो एब्सेंट रहे, अगले 2 दिन तक गैर हाजिर। जी जी सर, अरे बहुत क्या ज्यादा, हुआ, बहुत बदबू करता है। आप तो ट्रेनिंग के लिए आए थे और आप 2 दिन से गैर हाजिर थे। सर परसों आपने हमें मुर्दा खाना भेजा, वहां पर हमने जो डेड बॉडीज देखे तो उसके बाद खाना नहीं खाया गया, रात में नींद नहीं आई। रिपोर्टिंग के दौरान मैंने भी मुर्दा खाना देखा है, देखने की जगह है वो, इस हवाले से कि वहां पर मौजूद हर नाश, हर डेड बॉडी एक कहानी सुनाती है। और फिर हमारी जबान पे बे इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई के कलमात निकलते हैं कि उसने हमें जिंदा रखा है। और हमने हमारे बड़ों से सुना है कि जो मौत भी उस हवाले से दुआ की जाती है कि हमारी मौत, मैं शायद वो अल्फाज बोल रहा हूँ, लेकिन उस हवाले से भी दुआ की जाती है कि हमारी ऐसी हादसाती मौत ना हो, हमारी ऐसी, लोग जब जल के मरते हैं तो उनकी डेड बॉडीज, या लोग हादसात में मर जाते हैं तो उसके बाद ऐसा कोई सिस्टमेटिक नहीं होता कि बाज़ाब्ता तौर पर एक बेड है उस पर उन्हें लिटाया जाता है, या कोई कॉफिन का बाज़ाब्ता, सरकारी दवाखाने की बात कर रहा हूँ, कॉफिन का कोई बाज़ाब्ता सिस्टम है उसमें रखा जाता है। एक के ऊपर एक डेड बॉडीज फेंक दी जाती है। तो अगर किसी का हाथ टेढ़ा होगा तो वो वैसे ही हाथ अटका हुआ है, आप जब अंदर मुर्दा खाने में दाखिल होंगे तो शायद ऐसा लगेगा कि आपसे हाथ मिलाने के लिए वो हाथ उठाया हुआ है। आप वो देखेंगे तो आप तो छोड़कर वहीं से जो है सो वापस दौड़ने लगेंगे। किसी की आंखें खुली है तो बस वो ऐसे लग रहा है आप अंदर जा रहे हैं तो वो आप ही को देख रहा है, अंदाजा लगाइए जरा आप। तो अजीज था बिल्कुल, ये जो क्राइम का रिपोर्टर होता है उसको मुर्दा खाना भेजा जाता है। तो अब वहां पर अच्छा, मुर्दा खाना क्यों भेजा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आम तौर पर आम आदमी की जब मौत वाक़ई हो जाती है तो डॉक्टर तस्दीक करता है, उसको घर भेज दिया जाता है। उसकी जो आखिरी रसूमात है उस हवाले से फौरी कार्रवाई शुरू होती। किसी भी मजहब में हो, ज्यादातर लोग रखना पसंद नहीं करते, आदमी जब मर जाता है तो फौरी उसको उसके अंतिम संस्कार की सामग्री लाई जाती है, अंतिम संस्कार का सामान किया जाता है। जी, हिंदी के बहुत सारे शब्द मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ। तो आखिरी रसूमात की जो तैयारियां हैं वो की जाती हैं। लेकिन जब कोई भाई सड़क पर एक हादसा हुआ है, उस हादसे में एक व्यक्ति की, एक शख्स की
मौत वाक़ई होती है, उसको दवाखाना ले जाया जाता है। वैसे ही जैसे अगर वो हादसे का शिकार है, खून में लुटपुट, डॉक्टर उसको मायने के बाद कहते हैं कि ये तो मर गया है, ये तो मर चुका है। पुलिस उसको उसकी डेड बॉडी को महफूज रखना होता है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि वो व्यक्ति कौन है, वो शख्स कौन है, और फिर उसको उसकी जो डेड बॉडी है उसके रिश्तेदारों को, चाहने वालों को दी जा सके। तो इसीलिए जितने ये मरने वाले लोग होते हैं जिनके कोई रिश्तेदार साथ नहीं होते, उनके डेड बॉडीज को, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी की मुश्तबा मौत हुई है, सर ये मुश्तबा क्या होता है? सस्पेक्टेड, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? हिंदी के विद्वानों जवाब दो। एक की है नेचुरल डेथ, कुदरती मौत, मतलब मौत आ गई उम्र की वजह से या अचानक हार्ट अटैक की वजह से मौत आ गई। एक है अननेचुरल मौत, गैर तबई मौत, किसी दुश्मन ने उसका गला घोट दिया, यानी उसके उसके गले पर निशान है या उसके गले में फांसी का फंदा लगा, गैर तबई मौत है। तो मेरा आपसे सवाल था कि जो मुश्तबा मौत है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या सर लिखा आपने? संदिग्ध मौत। निलंबित सर। मोहसिन थोड़ा सा आहिस्ता या धीमे अंदाज में बोलिए ताकि मैं भी सीख सकूं। सर संदिग्ध, संदिग्ध। नहीं, हमें खेद है कि हम ये शब्द शायद सही से रिपीट नहीं कर सके, लेकिन अगर बाकी के वो तलबा जो हिंदी जानते हैं वो समझ गए होंगे। मैं उर्दू का एक शब्द इस्तेमाल किया, उर्दू का एक लफ्ज इस्तेमाल किया। अजीज तालिब इल्म, मेरी ये कोशिश है कि जो कुछ हम जबान का इस्तेमाल करें वो सबको समझ में आए। हम कम्युनिकेशन के टीचर हैं, हम चाहते हैं हमारा कम्युनिकेशन क्लियर हो। हम आपको एक सब्जेक्ट समझा रहे हैं, सब्जेक्ट समझाने के दौरान हम उर्दू का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कोई तालिब इल्म अपने आप को डिस्कनेक्ट फील ना करे कि सर ये मुश्तबा मौत बोल रही है। मुश्तबा कौन है? एक मुश्तबा तो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था, बहुत दिन हुआ उससे मुलाकात हो गई, फिर ये सर किस मुश्तबा की बात कर रहे हैं? ये मुश्तबा नहीं, मुश्तबा है, मुश्तबा। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वही, इसीलिए हम उस शब्द की तलाश कर रहे थे। तो हमारी विनती है कि जो शब्द मोहसिन ने बताया है आप उसको पढ़ें कमेंट बॉक्स में और फिर समझें मैं वो बात कर रहा हूँ। तो जब भी किसी की मौत अननेचुरल होती है, मुश्तबा होती है, सस्पेक्टेड केस है, तो उसमें उसकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करना होता है, महफूज रखना होता है, अदालत में उसकी रिपोर्ट देना होता है, फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। शायद सर जैसे खबर बनती है कि फलाने किसी गांव में 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। संदिग्ध, जी सर। जी जी। तो ये सारी जो इत्तलात है, आपको, आप जब मॉर्चरी जाएंगे, मॉर्चरी मुर्दा खाना, तो आपको वहां से इत्तला मिल सकती है। तो अब रिपोर्टर को, जहां पर हम पिछले क्लास में आपको बताया, उसको मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए। मतलब इतनी मैथमेटिक्स के, सरकार अगर कोई आंकड़े, आदाद और शुमार, नंबर्स, फिगर्स पेश करी तो वो उसको समझ सके, वो उसको समझ सके। अगर रिपोर्टर समझेगा तो उसको लिखने में भी आसानी होगी। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। लेडी डायना प्रिंस चार्ल्स की फर्स्ट वाइफ थी लेडी डायना, मशहूर खातून गुजरी हैं। उनकी 1997 में एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मौत हो गई। उसकी खबर सभी दुनिया भर के अखबार ने उसको कवरेज किया, लेडी डायना की डेथ के हवाले से। तो उनकी मौत, उनका ताल्लुक प्रिंस चार्ल्स की वो वाइफ थी, जिस वक्त उनकी डेथ हुई या उनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त वो पेरिस में थी। पेरिस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस। वहां पर वो अपने एक फ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट को गई थी। रेस्टोरेंट से निकलकर वो और उनके दोस्त एक कार में सफर कर रहे थे। वो कार हादसे का शिकार हुई जिसमें उनकी मौत वाक़ई हुई। ये खबर दुनिया भर में चली। तो खबर की तफसीलात में लिखा हुआ था कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एट द
time of accident, paparazzis were chasing the vehicle in which Diana was there with her friend. कि जिस वक्त हादसा पेश आया उस गाड़ी में लेडी डायना अपने दोस्त के साथ सवार थी और इस गाड़ी का पापाराजीज पीछा कर रहे थे। अंग्रेजी में खबर आई, लाजिम बात है पेरिस की खबर थी तो उर्दू के जो हिंदुस्तान के अखबारात हैं उन लोगों ने भी उस खबर को शाया किया, तो उनको जो खबर मिली वो खबर रसा इदारे से मिली, खबर में ऐसे ही कुछ लिखा था। तो अब वहां पर जो सब एडिटर है, सब एडिटर की जिम्मेदारियों में खबर का इंतखाब करना, सिलेक्शन करना, खबर का अनुवाद करना, तर्जुमा करना, ट्रांसलेशन करना। तो अब जब कॉपी एडिटर ने, टेलीविजन चैनल में कॉपी एडिटर होता है, अखबार में सब एडिटर होता है। मैं अखबार की मिसाल दे रहा हूँ आपको। अखबार में सब एडिटर ने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा, अंग्रेजी में जो आई थी, तो उसमें लिखा था कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट पापाराजीज वर चेजिंग द कार इन विच लेडी डायना वाज देयर। तो उन्होंने उसका तर्जुमा क्या किया, जो आप लोग उसको मुलाहिजा कीजिएगा कि हादसे के वक्त, ये हादसा पेरिस में पेश आया, हादसे के वक्त लेडी डायना अपने दोस्त के साथ जिस गाड़ी में सफर कर रही थी उस गाड़ी का पापाराजी नामी एक शख्स पीछा कर रहा था। तो यहां पर जो पापाराजी है उसको तर्जुमा करने वाले ने क्या किया, एक फर्द समझा, कोई एक शख्स समझा। गलती ये हुई कि पापाराजी किसी एक शख्स का नाम नहीं था, वो दरअसल एक टर्म था, एक इस्तिलाह थी। उसके माने क्या है? पापाराजी के माने फ्रीलांस फोटोग्राफर। सर ये फ्रीलांस क्या होता है? फ्रीलांस से मुराद आजाद, इंडिपेंडेंट, यानी एक तो रिपोर्टर होता है जो किसी अखबार के लिए काम करता है, एक तो रिपोर्टर होता है जो किसी टेलीविजन चैनल के लिए काम करता है, एक तो रिपोर्टर होता है जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करता है। ऐसे ही मुख्तलिफ जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपने रिपोर्टर्स होते हैं। लेकिन एक रिपोर्टर होता है, रिपोर्टिंग करता है, लेकिन वो किसी एक अखबार से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो फ्रीलांसर है। वो क्या करता है? रिपोर्ट जमा करता है और उस रिपोर्ट को किसी को भी, जो भी उसको, मतलब उसका पेमेंट मिलता है उसको, बाद में जो भी इदारा उससे लेना चाहता है वो उसको करते हैं और इदारा उस रिपोर्टर को, उस फोटोग्राफर को, उसकी जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पर पेमेंट करता है, पैसे देता है। तो ये जो फोटोग्राफर्स हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी वो किसी एक इदारे से जुड़े हुए नहीं होते, वो तस्वीर बनाते हैं और उस तस्वीर को मुख्तलिफ इदारों को भेजते हैं। जो उनको पसंद करके खरीद लेता है तो वो उसके हुकूक उसको दे देते हैं, उसकी रॉयल्टी उसको दे देते हैं, उसके राइट्स उनको दे देते हैं, उन्हें पैसे मिल जाते हैं। तो जो फ्रीलांस फोटोग्राफर होते हैं उनको पापाराजीज कहते हैं। और जो कॉपी एडिटर है, जो खबर का अनुवाद कर रहा था, खबर का तर्जुमा कर रहा था, उसने क्या गलती की? बजाय पापाराजीज का डिक्शनरी में क्या मतलब है वो जानने के, उसने ये समझा कि ये पापाराजी कोई एक फर्द है, कोई एक नौजवान है जो गाड़ी पर उनका पीछा कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्यों ही दिया मिसाल कि सब एडिटर जो है उसके लिए भी ये जरूरी है कि वो चुस्त रहे, अपने दिमाग की मुस्तैदी को इस्तेमाल करे। ऐसे ही रिपोर्टर के लिए भी ये जरूरी है कि रिपोर्टर हमेशा नई चीजें सीखने के लिए और जो चीजें उसे मालूम नहीं है उसको जानने के लिए वो अपने अंदर जज्बा रखे। तो हम बात कर रहे थे कि अब रिपोर्टर को देख लीजिए आप, कि हम जैसे बताए कि अगर रिपोर्टर बजट का कवरेज कर रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो सिंपल मैथमेटिक्स होती है, फिगर्स होते हैं, इतने करोड़ हम किसानों पर खर्च कर रहा है, किसी नेता ने अगर कह दिया, तो ये जो करोड़ है उसका क्या हिसाब है, एक किसान को कितना मिल रहा है, क्या आप उसका वो फिगर पे आ सकते हैं? या आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए कि किसी भी, जब नंबर्स होते हैं आपके, तो उसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, फीसद, प्रतिशत कैसे मालूम किया जाता है। अब वो कैलकुलेट, भाई आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे इस्तेमाल करना है वो बता सके। तो इस चीज में आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि एक अच्छे रिपोर्टर के अंदर जो गुण चाहिए वो मजबूत आसाब का मालिक होना चाहिए। पता चला क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान आपसे मुर्दा खाने को जाने को कहा गया, आप मुर्दा खाने में देख लिए कोई डेड बॉडी हाथ मिलाती हुई, कोई डेड बॉडी आंखें मिलाती हुई, कोई आपको चुड़ाती हुई,
है वहां पर देख लिया, आप उसको बर्दाश्त करके निकले। लेकिन अभी आप दवाखाने से बाहर निकल रहे हैं, उसी वक्त कैजुअलिटी सेक्शन में एक इंजूर्ड शख्स को, एक जख्मी शख्स को लाया जा रहा है। अब लाजिम बात है, जख्मी शख्स अगर होश में है तो वो दर्द से, तकलीफ से चीखता है, चिल्लाता है, पुकारा करता है। चूंकि खून बह रहा होता है, वो किसी न किसी नागहानी हालात का शिकार हुआ। अब वहां उसकी चीखें वो देख के, भाई आपने तो मुर्दों को तो देख लिया, वो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एक जिंदा इंसान तड़प रहा है, परेशान है, पुकारा कर रहा है, तो आप इतने कमजोर दिल के नहीं होना कि वो देख के आपकी तबीयत खराब हो गई, पकड़ के आपको जो, अरे भाई ये रिपोर्टर साहब ये बेहोश हो गए, यही हैबत खाली हो गई, आपको दवाखाना ले जाने की नौबत ना आए। तो इस चीज कोशिश करना है कि आप मजबूत आसाब के मालिक बने, ताकि इस तरह के नागहानी हालात में आप देख लीजिए, जब भी कहीं भी कोई खराब हालात होते हैं, कहीं पर आप फर्ज कर लीजिए कि आग लगी, अभी सर्दियों के दिन है तो उसमें लोग आग तापते हैं, आग जलाते हैं और उससे अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं, तो इस दौरान आग लगने के वाकयात भी पेश आते हैं। तो जहां पर कहीं आग लग जाती है, जहां पर कहीं हादसा हो जाता है, तो वहां से सब लोग भागते हैं। लेकिन आपको मालूम है, वहीं पर आग लगने के मुकाम पर या उससे करीब रिपोर्टर पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लाइव कवरेज देना होता है, उसको खबर जमा करनी होती है, उसको तफसीलात मालूम करना होता है, उसको जाए हादसा यानी स्पॉट पर पहुंचकर क्या सूरत हाल है उसका तज्जिया करना होता है, उसकी मालूमात जमा करनी होती है। तो उसमें आम आदमी के मुकाबले में पत्रकारिता के शोबे में दिलचस्पी रखने वाले जर्नलिज्म के स्टूडेंट को अपने अंदर इतने मजबूत आसाब वाली सलाहियतें परवान चढ़ानी होगी कि जहां से सब भाग रहे हैं वहां पर उसको ठहरना है, जहां सब अपनी आंखें बंद कर रहे हैं वहां पर उसको अपनी आंखें खुले रखना है, जहां पर लोग आवाजों पर तवज्जो नहीं दे रहे वहां पर उसको आवाजों पर तवज्जो देने की भी जरूरत है। तो अब जो एक अच्छे रिपोर्टर की खुसूसियात है, जैसे अच्छे रिपोर्टर की सबसे पहली खुसूसियात कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स सही होने चाहिए। रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे नहीं होता, रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे नहीं होता कि आपको रोजाना जान पहचान वाले ही लोग मिले। रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे नहीं होता कि आपको रोज शाहरुख खान से इंटरव्यू करने का मौका मिले। रिपोर्टिंग के दौरान आपके लिए ये मुमकिन नहीं कि आप रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू करें। रिपोर्टिंग के दौरान आपके लिए ये मुमकिन नहीं कि आप किसी बड़े व्यक्ति सौरव गंगुली से जो है आप रोजाना इंटरव्यू करें। रिपोर्टिंग के दौरान आपके लिए ये मुमकिन नहीं कि आप अमिताभ बच्चन से रोजाना बात करें। रिपोर्टिंग के दौरान जो चीज मुमकिन है वो ये है कि आपको हर रोज एक नए व्यक्ति से बात करना होता है, जो सहाफत क्या है नहीं जानता, सहाफियों से कैसे बात करना है नहीं जानता। आपके पास क्या वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास क्या वो अप्रोच है हमदर्दाना कि आप एक अजनबी से भी बात कर सकें और उससे मालूमात हासिल कर सकें। तो ये वाला जो है, तो बुनियादी तौर पर आप जब एक आम आदमी के पास रुजू होते हैं तो आप अंग्रेजी में बात करेंगे। आई एम फ्रॉम आज तक न्यूज चैनल, आई वॉन्ट टू नो व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग। आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो वो व्यक्ति जवाब देगा, भैया हिंदी में बोलो, क्या बोलना चाहते हो। कोई हमारे हिंदी वाले तालिब इल्म उसका अच्छा वो इसी लहजे को जो है जब एक गांव देहात के ऐसे व्यक्ति से जो सिर्फ हिंदी ही जानता है उससे कोई अंग्रेजी में बात करने वाला वहां पर पहुंच गया तो क्या जवाब देगा वो? जी, हम क्लास में आने से पहले तो आप सब लोग आपस में जोर जोर से बात करते हैं, हम आपको जब बात करने के लिए बोलते तो उस वक्त कोई जवाब नहीं आता। नहीं दे पाएगा वो, ऑफ कोर्स वो समझेगा ही नहीं, पहले हमारी बात को हमारे मुंह के देखेगा क्या पूछ रहा, क्या क्या करके ही पहले बोलेगा, क्या बोले आप हिंदी में बोलिए, या वो जिस लैंग्वेज वो समझता है उस लैंग्वेज में हमसे। अरे बिल्कुल लोकल लहजे में बोलेगा, बाबू क्या कहा या तो तो भोजपुरी में बोलेगा, हाँ वो जिस नहीं के लैंग्वेज को समझ में जानता आवत है बोला उसी का लैंग्वेज कहता को इंग्लिश नहीं के समझ में समझ नहीं आवत। आता, और हमारी लैंग्वेज में पूछो जो तो का उसमें कहत खासियत होनी चाहिए कि उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो कम्युनिकेशन है वो ऐसा हो कि आम आदमी उससे बात करने के लिए तैयार हो जाए, आम आदमी उसको जो मालूमात चाहिए वो उसके सवालात के जवाब दे सके, ये इसके अंदर अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहली जो शर्त हो गई वो ये हो गई कि रिपोर्टर को
उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको जबान पर उबूर होना चाहिए। अभी फर्ज कर लीजिए आप कल दिन भर मीडिया में एक खबर का बड़ा चर्चा रहा, क्या थी खबर वो? सर वो प्रधानमंत्री मोदी जी 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पे अटक गए थे, फंस गए थे, सॉरी। फिरोजपुर बिल्कुल पंजाब का एक इलाका है, वहां पर रैली होने वाली थी। उस रैली के दौरान ही या रैली से पहले हुई? ये मेवात हरियाणा से चलता है। उनसे सर उनका पहले प्लान था कि वो बाय हेलीकॉप्टर जाएंगे, लेकिन फॉगी मौसम होने की वजह से उन्होंने 10 मिनट के अंदर अपना प्लान चेंज किया और बाय रोड जाने का इरादा बनाया। और एसपीजी जो होती है आगे रहती है, उसको भी इतना टाइम नहीं मिला कि वो आगे का रोड साफ कर सके। और फिर किसान जो थे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वो वहां पे नहीं कर रहे थे, वो गुजर रहे थे वहां से। तो फिर 10-15 दिल्ली 20 से मिनट रिपोर्ट को आप फर्ज कर लीजिए डिप्यूट किया गया कि प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं, 2 साल के बाद उनका ये दौरा है, बहुत बड़ी रैली है, उसमें बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले। दिल्ली के रिपोर्टर्स उस कवरेज के लिए फिरोजपुर पहुंचे हुए हैं। आप देखिएगा पंजाब में, जैसे अभी मैं ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा था कि जिस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो कॉन्वॉय है, काफिला है, वो काफिला जिस फ्लाईओवर या जिस ब्रिज पर रुक गया, वहां पर कुछ किसानों ने क्या किया था कि एहतजाज करने वो रास्ता रोक कर बैठ गए थे। अखबार में लिखा है कि उसी वक्त वहां पर एक करीबी गुरुद्वारा था, उस गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट किया गया, उस गुरुद्वारे से कॉल की गई कि और भी जो किसान है वो वहां पर जुड़ जाएं ताकि वो इस एहतजाज को कामयाब बना सके। तो पंजाब में, जैसे कल की ही एक और खबर है कि पंजाब में जो वहाँ के प्रदेश कांग्रेस के जो चीफ है नवजोत सिंह सिद्धू, वो एक तकरीर कर रहे थे। तो अपनी तकरीर में वो इतनी ज़्यादा पंजाबी बोल रहे थे, इतने ज़्यादा पंजाबी शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली से निकलने वाला रिपोर्टर है, वो प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए वहां पर पहुंचा और बहरहाल नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया। अब इसमें दिल्ली का रिपोर्टर अंग्रेजी जानता है, हिंदी जानता है, सब जानता है। अब वहां पर उसको जो बात करना है, जो मुकामी एहतजाजी, अगर फर्ज कर लीजिए वो किसानों से मिलने का मौका मिला, अब वो गांव देहात का किसान है, वो या तो पंजाबी में बात करता है या ज्यादा कंफर्टेबल पंजाबी में, वो पंजाबी में बात कर रहा है, आप उससे बात नहीं कर पा रहे, बड़ा मसला हुआ। तो एक रिपोर्टर, अच्छे रिपोर्टर की पहचान ये भी है कि वो ज्यादा से ज्यादा जबानें जानने वाला। जैसे आप देख लीजिए कि जनरल बिपिन रावत, जो हमारे सेंट्रल जो कमांड थी, सीडीएस के जो चीफ थे, उनका हेलीकॉप्टर हादसे में तमिलनाडु में इंतकाल हो गया, हादसे में वो मर गए। तो वहां पर जब हादसा पेश आया, तो उस वक्त वहां पर जहां पर हेलीकॉप्टर गिरा, वो तमिलनाडु का एक इलाका था, वहाँ इलाका में बाद आई विटनेसेस भी मौजूद थे, यानी वो ऐसे व्यक्ति वहां पर मौजूद थे जिन्होंने देखा कि वो हेलीकॉप्टर को हादसा हुआ है और वो नीचे गिर रहा है, और हादसे के बाद वो लोग सबसे पहले वहां पर पहुंचे। अब तमिलनाडु के गांव में भाई सीडीएस का मामला है, दिल्ली से रिपोर्टर को भेजा जा रहा है, अरे भाई फौरी आप फ्लाइट से जाइएगा। और आपको मालूम है टेलीविजन चैनल्स इतने ज्यादा इनके पास कंपटीशन या वसाइल होते हैं कि ये चार्टर्ड फ्लाइट से भी अपने रिपोर्टर्स को भेजते हैं, खुसूसी तौर पर रिपोर्टर्स को लेकर जाया जाता है। तो दिल्ली से रिपोर्टर को भेजा जा रहा है, जाइए भाई, हिंदुस्तान का सबसे जो आला तरीन फौजी अहदेदार है, वो एक हादसे में उसकी जान चली गई है, आप स्पॉट पे जाके कवरेज कीजिएगा। अब वो व्यक्ति दिल्ली से आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, अंग्रेजी जानता है, इंटरनेशनल दौरे किए, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया, कई मुख्यमंत्रियों का उसने इंटरव्यू किया, सब किया। अब वो जहां पर स्पॉट पर पहुंचा है, वहां पर जाके वो बात करना चाह रहा है वो व्यक्ति से, और बोल रहा है कि बताइए ये क्या हुई, कैसे हुई दुर्घटना, आप क्या कर रहे थे उस वक्त। ये कुछ भी सवाल कर ले, वो तो ऐसे ही सूरत देखता ठहर जाएगा, क्योंकि उस गांव के देहात के व्यक्ति को तमिल के अलावा दूसरी कोई जबान ही नहीं आती। मसला हो रहा है।
तो यहाँ पर जैसे जो रिपोर्टिंग सेक्शन में जिसको डिप्यूट किया वहां पर वो भी देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में काम करने वाला रिपोर्टर ऐसा है जिसका ताल्लुक तमिलनाडु से है तो उसको वहां पर भेजा जाएगा, क्योंकि जब वो स्पॉट पर जाएगा तो तमिल जबान में अगर लोगों से बात करना है तो वो बात भी करेगा और रिपोर्टिंग भी करेगा। तो एक अच्छे रिपोर्टर की पहचान ये है कि वो अच्छा रिपोर्टर एक से ज्यादा जबानों पर उबूर रखता है। अजीज तालिब इल्म, ये तो खैर हमारे साथ फिल वक्त अलमिया ये है कि हम ऑनलाइन क्लास करें, वरना मैं अपने तलबा से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको इनकरेज करता हूँ, आप हैदराबाद में रह के जब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर रहे हैं तो हैदराबाद एक तेलुगु रियासत का कैपिटल है, तेलंगाना का। तो यहाँ पर रहने के दौरान आप तेलुगु भी सीखिएगा। अरे सर, आप बोलते हो उर्दू इम्प्रूव करो, फिर आप बोलेंगे तेलुगु सीखो। तो दरअसल ये वो रिक्वायरमेंट है, ये वो सलाहियतें हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है। वो कैसे, अच्छा सर कैसे हमारा ताल्लुक पड़ेगा? आप लोग माशाल्लाह से एमसीजे करेंगे, उसके बाद फील्ड में जाएंगे, जर्नलिज्म की फील्ड में, तो आप लिखेंगे ना अपने सीवी में क्या आई हैव डन माय बैचलर्स जेएमसी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद 3 इयर्स, आप लिखेंगे उसमें 2021 टू कब तक का है बैच आप लोगों का? 24 सब लोग हमारे साथ हैं या नहीं है? अजीज तालिब इल्मों, देखिए जिस किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो पूछे, हम आप सबको समझाना चाह रहे हैं। ये वो सबक है आपको किताबों में नहीं मिलेगा। सब है हमारे साथ? यस सर। यस फहमी? यस सर। यस सर। यस सर। नाहिला यस सर बोले, नो सर बोले? यस सर बोले। तबारक? यस सर। हाँ, कहाँ पर है? जी कहाँ पर है? जी आप बता रहे हैं कि हर जबान को जानना जरूरी है। जब हम किसी भी रिपोर्टिंग के लिए कहीं जाएंगे तो वहाँ के जो इलाकाई वो ज्यादा कर पाएंगे। समझ तो रहे ना जो कुछ हम क्लास में बता रहे हैं? जी। अच्छा चलिए अब वापस आइए। उमर फारूक जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। क्या पढ़ रहे हैं हम क्लास में? आज सर वही पढ़ रहे हैं कि रिपोर्टिंग के दरमियान हमें मुख्तलिफ जगह भेजे जाते हैं, जैसे मुर्गा खाना, और जैसे मतलब वो जो एक्सीडेंट होकर जख्मी हो रहे हैं बुरी तरह से उनके पास, या तो फिर कहीं आग लगी हुई है और लोग भाग रहे हैं, उसको देख के हम मतलब रिपोर्टिंग करके उसका मतलब फेस करना चाह रहे हैं, उसका सामना करना चाह रहे हैं, उस लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर, यही पढ़ रहे हैं। जी, और ये मिसालें हैं। हमारा असल सबक एक रिपोर्टर के अंदर क्या सलाहियतें होनी चाहिए। एक रिपोर्टर को एक से ज्यादा जबानों पर उबूर होना चाहिए। और इस पस मंजर में मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अपना सीवी लिखेंगे तो आपका जो बीए जेएमसी है कब से कब तक का होगा? वो 21 टू 24 तक आप बीए जेएमसी, उसके बाद आप और दिलचस्पी पैदा हो गई 24 टू फिर आप 2 साल एमसीजे करेंगे, तो कितने हो गए? 26 सर। 26 में एमसीजे पास करेंगे, उसके बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं इंटरव्यू होगा, तो आप अपना एप्लीकेशन बनाइए। एप्लीकेशन में लिखेंगे कि आई हैव डन माय बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म फ्रॉम मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। उसके बाद एमसीजे में लिखेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ये आपके सीवी के साथ जुड़ गया। अब आपको जो डिग्री मिलेगी उस पे मानो हैदराबाद का स्टैम्प होगा। आप किसी बड़े चैनल में जाएंगे, हमारी तो दुआ है कि सारे चैनल्स पर हमारे स्टूडेंट्स का कब्जा हो जाए हर जगह। और फिर आप लोग ऐसे मत सोचिए कि मेरी ये ख्वाहिश है कि सब आप लोग बड़े चैनल पर चले जाएं और वहां जाके मेरा इंटरव्यू करें। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर हो भी तो मैं कैसे बोलूं? ये भी करेंगे। अगर हो भी तो मैं कैसे उसका इजहार करूं? चलिए
तो उसमें ये होगा कि जब आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा तो उसमें लिखा होगा अच्छा इस लड़के ने अपनी मास्टर्स हैदराबाद से की है, अच्छा बीए भी जो है सो इसने हैदराबाद से किया है। और वहाँ सामने रिक्वायरमेंट क्या है, आप दिल्ली के चैनल के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, नेशनल चैनल के लिए, उनको मालूम है कि अगले कुछ वर्षों में ये 2 स्टेट है आंध्रा और तेलंगाना, तेलुगु के, यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम इस बंदे को यहाँ पर भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि ये तकरीबन यूं देखो 5 साल तो हैदराबाद में रहा है, और ये हैदराबाद में रहा है तो लाजिम बात है इसको तेलुगु भी थोड़ी आती होगी, ये तेलुगु भी समझता होगा। अब आपके इंटरव्यू के दौरान पूछेंगे भाई हम आपको पहली जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग हैदराबाद की देना चाह रहे हैं आपको, चूंकि वहां पर अब उस स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो तेलंगाना के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देनी है। अरे सर मुझे तेलुगु नहीं आती है। सवाल किया जाएगा कि भाई आप तो 5 साल हैदराबाद में रह के पढ़े। हाँ सर वो असल हम हमारे कैंपस हॉस्टल में रहते थे हम, या टोली चौकी के रूम पे रहते थे हम। तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिएगा। अच्छा तो फिर उसके मुकाबले में किसको सेलेक्ट किया जाएगा? कोई भी तालिब इल्म अगर ये बोल दे कि हाँ सर मुझे तेलुगु आती है या मैं समझता हूँ, तो लाजिम बात है। आपको मालूम है अभी हमारे एक पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे अंजनी कुमार, क्या नाम था, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, अभी चेंज हुए हैं जनवरी में, उससे सीवी आनंद आए हैं, अब जो कमिश्नर आए हैं वो सीवी आनंद, लेकिन उससे पहले जो थे अंजनी कुमार, पिछले 5 वर्षों से वो हैदराबाद सिटी पुलिस के कमिश्नर थे। क्या थे? पुलिस कमिश्नर थे। पुलिस कमिश्नर। आपको मालूम उनका ताल्लुक बिहार से है, अंजनी कुमार जो है उनका ताल्लुक बिहार से है। हाँ मोहसिन, नहीं सर बाय मिस्टेक लगा था। तो वो हैदराबाद के कमिश्नर रहे, और आपको मालूम है तेलुगु इतनी बड़ी आसानी से बोलते हैं वो, तो उनसे जो है सो सीखने की जरूरत है। तो जब उनको मालूम है उनकी पोस्टिंग उन्होंने तेलंगाना को अपने केडर के तौर पर लिया, तो उन्होंने तेलुगु सीखी। अगर वो तेलुगु नहीं सीखते तो शायद हैदराबाद में सही तरीके से वो अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देते थे। तो सर हम कैसे सीखे तेलुगु? आपको ऐसे कोई से लॉकडाउन के दौरान, अच्छा दूसरी चीज आप लोगों को मालूम है ना, अब तो यूनिवर्सिटी से कह दिया गया कि सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। जो तलबा अभी तक कैंपस में आके मौज मस्ती कर रहे थे उनसे भी कह दिया गया है कि अब क्या होगा, उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन। अब आप लोगों की ये दुआएं हैं या बद्दुआएं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उन्हें इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की गई है। आप कैंपस में भी रह के आप यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब क्लासरूम या डिपार्टमेंट नहीं आ सकते। तो मुझे ये खदशा है कहीं ना कहीं आगे चल के ये पहले नाइट कर्फ्यू लगेगा, उसके बाद दिन में भी रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। ये सिर्फ रीडिंग है, ऐसे ऐसे खदशात है। जो हालात और जो इनपुट्स जिन लोगों से, जो सरकारी बड़े बड़े ओहदेदार हैं, उनसे बात होने के बाद मुझे ये ऐसा समझ में आता है, उस बुनियाद पर बोल रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इशारा है कि घर जा सकते हैं तो चले जाओ। क्यों? अच्छा अब उसके बाद अब ये जो वेव आएगी ओमिक्रॉन के बहाने, ये 2 महीने 3 महीने तक चलेगी। तो है इतने रिसोर्सेस, अगर अचानक कह दिया जाए कि भैया आप हॉस्टल खाली करो, तो उस वक्त आपको मालूम है पिछले साल, जब पिछले साल 2020 में जब कहा गया था तो बच्चे काफी परेशान हुए, घर जाने के लिए उन्हें काफी दिक्कतें हुई थी। तो ऐसा हो सकता है। नहीं आप सोचिए, ये बच्चे कैंपस में है, हॉस्टल में है, उनसे कह दिया गया कि अब आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, यानी अब वो रूम में रहना है आपने। अभी फिल वक्त रूम में है, उसके बाद अगर तेलंगाना गवर्नमेंट ये आर्डर निकाले कि भाई बच्चों स्कूल्स को कॉलेजेस को छुट्टी दे दी है, अभी छुट्टी का एक शेड्यूल पे आया है कि 8 तारीख से 16 तारीख तक 8 दिन तक तेलंगाना में सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएंगे। तो सरकार क्या है, पहले से लोगों को हैबत में डालना नहीं चाह रही, तो क्या कर रही, इस बहाने से छुट्टी का ऐलान कर रही। तिल संक्रांत है इसीलिए हम छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो छुट्टी खत्म होने से पहले ही फिर एक्सटेंड कर दिया जाए। तो मसला तो उन लोगों का होगा जो हैदराबाद में ही अपने रूम में बैठे हैं। तो खैर ये ऐसे ही जनरल जो बात आई थी, तो एक सहाफी के पास ये चीजें समझने की चाहिए, हर चीज जो सरकार अब बहुत सीखी है। फर्स्ट लॉकडाउन जो अनाउंस किया उसके बाद उनकी इतनी ले दे हुई है,
तो अब वो हर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं, हर कदम बड़ी स्ट्रैटेजी से रख रहे हैं। कोर्ट से कहलवा रहे हैं कि कोर्ट ये ऑर्डर दे रही है कि भाई आप कुछ करते क्यों नहीं, इतने केसेस बढ़ रहे। तो कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने ये किया, क्या किया कि जितने 10 तारीख तक जितने प्रोग्राम थे, जैसे उर्दू जॉब मेला हमारी यूनिवर्सिटी में होने वाला था, उसको भी पोस्टपोन कर देना पड़ा। बहुत सारे प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम अब ऑनलाइन करने को कह दिया गया कि पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती है। तो बहरहाल हम दुआ करते हैं इस पस मंज़र में कि भाई ये कोरोना की ये नई किस्म, हर किस्म मामूली हो या मूजी हो, हर एक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सारे आलम की हिफाजत फरमाए। तो अजीज तालिब इल्मों, मौका है आप लोगों के पास किस चीज़ का, कि आप छोटा सा ऐप है इंग्लिश टू तेलुगु, वो ऐप आप अपने उसमें डालिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। हैदराबाद में बाद ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर तेलुगु सिखाई जाती है, उससे सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या होगा कल के दिन, जो एक्सपेक्टेशन है आपसे, नई दिल्ली के चैनल में आपको मौका मिल रहा है, आप साथ में क्या लिखेंगे, लैंग्वेजेस नोन लिखना पड़ता है। वो आपको अपना जब सीवी बना देते हो उसमें आप लिखेंगे उर्दू, हिंदी, तेलुगु, अरबी। अब जब ये लैंग्वेजेस के जो खाना है उसमें आप इतनी लैंग्वेजेस लिखेंगे और आपके मुकाबले में तेलुगु कोई दूसरा नहीं लिखेगा, तो आप तो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे बड़ी आसानी से। क्योंकि भैया हम 25,000 देना चाह रहे हैं और 25,000 में हमें ऐसा एक ही कैंडिडेट मिल रहा है जो तेलुगु भी जानता है, उर्दू भी जानता है, हिंदी भी जानता है, अरबी भी जानता है, भोजपुरी भी जानता है। तो जितनी ज्यादा जबानें एक रिपोर्टर जानता है उसकी उतनी डिमांड बढ़ती है। और इस चीज को भी आप समझिए कि हम मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको, यहाँ पर हम आपको जबानें नहीं सिखाएंगे, लेकिन आपके पास जो वक्त है इतना, इस दौरान अगर आप जबानें सीखते हैं, पहली फुर्सत, जैसे मैं आपको मिसाल दी अंजनी कुमार की, कई एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जब तेलंगाना का केडर या आंध्रा का केडर सेलेक्ट किया तो उन्होंने पहली फुर्सत में, जैसे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, महमूद अली साहब, तेलुगु नहीं आती थी, उन्होंने ट्यूटर से जैसे तेलुगु सीखी। आज वो तेलुगु इतनी अच्छी बोलते हैं कि सबको समझ में आती है। तो ऐसे सीखने के भी बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, उनको डाउनलोड कीजिएगा। छोटे छोटे शब्द आप लिखिएगा, तो मिजाज अपने अंदर आप वो बनाएंगे, आपके अंदर उस तरह की दिलचस्पी होगी, तभी जाके ये फील्ड आपके लिए कारआमद होगी। तो अजीज तालिब इल्मों, एक अच्छे रिपोर्टर की खुसूसियात के हवाले से हम अपनी बातचीत को, अपने सबक को अगली क्लास में भी जारी रखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं और अब वक्त देते हैं आप तलबा को सवालात करने का। आज की क्लास से जुड़े हुए या पिछली क्लास से जुड़े हुए किसी मौजू पर आपका सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं। जी मोहसिन। सर, एक सवाल मेरा आज की क्लास में था और एक सवाल था मैं काफी टाइम से पूछना चाह रहा था मगर पूछ नहीं पाया। आज का जो सवाल है वो सर ये है कि जैसे जबान को लेके आपने बात की, तो हमें जबान जिसकी रिपोर्ट ले रहे हैं उसका लिहाज करना है या हमारे चैनल का लिहाज करना है? कि मतलब जिससे हम जैसे आम आदमी से बात कर रहे हैं, पहले उसकी भाषा में बात कर लें और फिर हम अपने नाज़रीन को समझाएं कि हमने क्या बात की। ये सही रहेगा सर? जी जी, वैसे और इसके अलावा एक और एडिटोरियल पॉलिसी का भी आपको लिहाज रखना होगा कि आप फर्ज कर लीजिए एनडीटीवी के लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको एनडीटीवी की पॉलिसी मालूम है, एडिटोरियल पॉलिसी खुल के तनकीद करते, हर खराबी को निशानदही करते। लेकिन आप अगर आज तक के लिए काम करें तो आपको मालूम है आज तक में किस तरह की रिपोर्टें पेश होती हैं। ये एडिटोरियल पॉलिसी का भी लिहाज रखना है। दूसरी चीज, जब आम आदमी से बात कर रहे हैं तो आम आदमी से इनपुट ले लीजिए। अगर वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, ऐसी जबान इस्तेमाल करता है जो आप समझते हैं आपके व्यूअर को समझ में नहीं आती, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप इंटरप्रेट करें, उसको आप बताएं, समझाएं अपने व्यूअर को। जी सर। शायद आपने भी हैंड रेस किया। सर कई बार ये होता है कि हम फील्ड में जाते हैं कवरेज करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डर लगता है, या कई बार ये होता है कि जो सवाल हम याद करते हैं वो भूल जाते हैं, तो उस स्थिति में सर हम लोग क्या करें? और उसमें ज्यादा बेहतर ये है कि एक से ज्यादा लोगों से बात करें, ताकि अगर कोई एक जवाब या गलत हो गया, सवाल गलत हो गया, तो आपके पास कभी भी, खासतौर पर कैमरे लेके आप जा रहे हैं या रिपोर्टिंग अखबार के लिए भी कर रहे हैं, आप लोगों के साथ
तासुरात जमा, तो अगर 2 व्यक्ति का इंटरव्यू लेने को कहा गया है तो आप बोलना 3 लोगों का ले लेना बैकअप में। तो कहीं पर आपका सवाल पूछने में दिक्कत हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। हमेशा बैकअप रखिएगा अपने पास, ठीक। दूसरी एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि मैं बच्चों से फीडबैक ले रहा हूँ तहरीरी शक्ल में, यानी वो अभी तक आपको मालूम है कि 10 पर्चे हो चुके हैं मेरे, आप लोगों का भी पर्चा मिला के कि भाई 10 प्लेलिस्ट भी आप जाके देखेंगे तो 10 क्लासेस ऐसी 10 सेमेस्टर बोलेंगे या बाज़ मरतबा एक ही सेमेस्टर में, जैसे इस सेमेस्टर में मुझे 3 क्लासेस है, बीए 3rd सेमेस्टर है और बीए 5th सेमेस्टर है, आप लोगों का बीए 1st सेमेस्टर है, तो 3 क्लासेस, तो ऐसे ही जुमला 10 क्लासेस के मेरे लेसन हैं। तो मैं इनमें से अभी जैसे 2 सेमेस्टर वालों से मैंने फीडबैक लिया है और फिर मैंने तलबा को एनकरेज करने के लिए ये भी ऑफर दिया है कि अगर आप अच्छी ज़बान में लिखेंगे फीडबैक तो आपका फीडबैक मैं किताब में शामिल करूँगा। मतलब एक किताब लिख रहा हूँ मैं उसमें कि लॉकडाउन के दौरान, जैसे मुझे भी नहीं आता था पहले कि गूगल मीट क्या होता है, मुझे पता नहीं था, तो पहली चीज़ तो पता ही नहीं था कि गूगल मीट क्या होता है, लेकिन इस दौरान हमने सीखा है कैमरे के सामने बात करना। मैं कोई टेलीविज़न में ज़रूर मैंने काम किया, लेकिन डेस्क पर काम किया था मैंने। टेलीविज़न स्टूडियो में मैंने ज़रूर कई एक मतलब चैनल से इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन इस तरीके से कंटिन्यूस क्लासेस लेना उसका तजुर्बा नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और कोशिश की। आप देख लीजिए पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे पास, 200-250 के करीब टीचर्स हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि भाई अपने हर लेसन को रिकॉर्ड करूँ। हालांकि रिस्क है इसमें, मुझसे गलती हो सकती है, इंसान हूँ मैं, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर कोई तालिब इल्म मुझे बता दे कि सर कल की क्लास में ये वाली चीज़ गलत थी, मैं उसको करेक्शन कर लूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कम्युनिकेशन का टीचर हूँ ना मैं, सारी यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन की टीचर नहीं है, जर्नलिज्म की टीचर नहीं है, मैं टीचर हूँ, तो मुझे ये कोशिश करनी चाहिए। तो उस पस मंज़र में मैं अपने तजुर्बात को भी लिख रहा हूँ, साथ ही मैं तलबा के से भी जो है सो उनको असाइनमेंट के तौर पर इस तरह के मज़ामिन आर्टिकल लिखने को बोला हूँ। और मैंने उन्हें ये ऑफ़र की कि जो तालिब इल्म अच्छा लिखेगा आर्टिकल, अच्छे से मुराद मैं क्या चाह रहा हूँ उसमें, आप अपना प्रोफाइल लिखिएगा, मेरा नाम, किन्होंने, तबारक आपने हैंड रेस किया, कब तक इंतजार करें। तो उसमें आपको क्या लिखने को कहा मैंने कि भाई आप अपना तारुफ लिखिएगा, मेरा नाम ये है, मेरे वालिद साहब का नाम ये है, मेरे वालिद साहब ये काम करते, हमारा ताल्लुक फलां गांव से है, फिर हमें हमारे एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ पर जर्नलिज्म का कोर्स है, अच्छा है, उसमें एडमिशन लेना है, मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद ये ऑनलाइन तालीम का सिलसिला हुआ, फिर ऑनलाइन तालीम में मेरी क्या दिक्कत थी, मेरे पास नेटवर्क नहीं आता था, मैं हैंड रेस कर देता था, या बाज़ तलबा ने ईमानदारी से कहा है कि सर जब सवाल पूछते थे तो हम जब सवाल का जवाब नहीं जानते तो हम उसी वक्त नेटवर्क का बहाना कर देते थे। ईमानदारी से लिखा हो तो बोला ठीक है, ऐसा आपने लिखा है, मैं उसको बराबर शामिल करूँगा, मगर ज़बान अच्छी हो, इसी ज़बान पे उसको हम किताब में शामिल कर सकें तो यकीनन उसको हम वो करेंगे। तो आप तलबा में से भी अगर कोई लिख सकते हैं तो लिखिएगा, यकीनन हम उसको वेलकम करेंगे। तबारक म्यूट कीजिएगा, जी सर। सर जवाब नहीं दे रहे हैं आप, उसके बाद माइक खुला रखें। नहीं सर, मुझे पूछना था सर कि आपने जो असाइनमेंट के तौर पर वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो सर मैंने हमारे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लीजिएगा। हम आपसे जब पूछ रहे हैं उसमें जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपका जब नेटवर्क काम करने लग रहा है तो आप बोलते ही जा रहे हैं। टीचर बात कर रहा है तो उस वक्त अपने आप को म्यूट कर लेना है, जब आपसे पूछा जाए तब आपको जवाब देना है, ठीक है। मोहसिन से बात कर लीजिएगा, आप आपके क्लास के जो टीआर हैं उनसे जो है बात कर लीजिएगा। और कोई सवाल है आपका तलबा में? शाहिद सर जो ये फीडबैक देना है कितने पेज में लिखकर देना है सर? आप लिखिए, आप सबसे बड़ा ज्यादा लिखिए, ऐसा कोई वो नहीं है, आपके चॉइस पर है। बास तलबा ने लिखा है 8 पेजेस पे, बास ने लिखा है 7 पेजेस पे, अलग अलग तरह का वो रहा है। जी मोहसिन सर हैंड रिटन या टाइप्ड? जैसे आपकी सहूलत, आप हाथ से लिखेंगे तो मैं टाइप करवा लूंगा, आप टाइप करके देंगे तो भी काबिल को कोई मसला नहीं।
MD लियाकत अली। सर मैं पूछ रहा था कि जो लिखना है तो वो अपने मादरी जबान में सर या उर्दू में? नहीं, उर्दू में। ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एनकरेजमेंट के लिए बोल रहा हूँ। अगर लिखते हैं आप, आपका मजमून अच्छा है, तो मैं उसको अपनी किताब में भी शामिल करूंगा, और कुछ नहीं। शादाब, आपने भी हैंड रेस किया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आप कब तक हम लोगों को, मतलब अगर हम जमा करना चाहें, कब तक आपके पास भेज सकते हैं? 4 दिन का टाइम लीजिएगा। 4 दिन। आज तारीख क्या है? आज 6 तारीख है। 10 तारीख तक जमा कीजिए इंशाल्लाह। लेकिन उसमें मैं चेक करूंगा, जबान अगर अच्छी है तभी उसको हम किताब में शामिल करें। ठीक है। बिल्कुल शाहिद, सर। आपने फिर से हैंड रेस किया। शाहिद गलती से हो गया। चलिए ठीक है। और कोई सवाल है? सवाल नहीं है तो फिर हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सर मोहसिन, इस बात का जायजा लें। पहले तो शाहनवाज ने कई वो बार ये लिस्ट होता है बनाकर कि भेजी है सर्जरी कि स्थिति में कितने वक्त तलबा लगती ने है। हमारा पहला असाइनमेंट जमा किया है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही शायद, तो मोहसिन चेक कीजिएगा अभी कितने, जैसे तबारक भी आपसे अब बात करेंगे, और कितने ऐसे तलबा हैं जो छूट गए हैं असाइनमेंट, क्यों नहीं दिए। और फिर चूंकि उसके बाद फिर चांस नहीं रहेगा, जब 0 मार्क्स चले जाएंगे तो फिर उसके बाद मसला होगा। तो उन लोगों से आप थोड़ा सा पता कीजिएगा कि क्यों उन्होंने जमा नहीं किया, और फिर अब अगर जमा करना चाह रहे हैं तो कब तक वो जमा करेंगे। जी सर बिल्कुल। शायद आपकी आवाज़ नहीं है, क्या सवाल करें आप? नेटवर्क चेक कर लीजिए अपना पहले बात करने के लिए। नेटवर्क जब आपका सही हो तो उस वक्त आप बात करें तो आपकी बात हमें सुनाई देगी। ठीक है। चलिए हम यहीं पर अब अपने सर मैं ये वक्फे सवाल कर सवालात रहा को था कि खत्म कई करते बार हैं। लोग पोस्टमार्टम कराने से लिए क्यों डरते हैं? ओके सर। क्या करने से? सवाल सर सुन कल नहीं पाया सवाल कर मैं। लेंगे, नेटवर्क इशू है सर। चलिए ठीक है, आप व्हाट्सएप पर कर दीजिए सवाल, कोई मसला नहीं, मैं पढ़ लूँगा उसको, फिर हम उसको करेंगे। चलिए अब अपनी बारी बारी सब लोग अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवा दीजिए। मोहम्मद शाहनवाज, सज्जाद आलम, अदनान आलम, मोहसिन उस्मान, मोहम्मद फहीम, तमन्ना, इब्रार अहमद, फहमीन परवीन, तबारक अली, मोहम्मद कैफ, नाहिला परवीन, लिया तो चलिए। शाहिद उमर। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा। दुआओं का खास एहतमाम कीजिएगा कि ये जो ओमिक्रॉन के सबब नई बला, नई मुसीबत आई है, उससे हम सब की जो नफ़े वाले इल्म की जो दुआ है वो उस पर कुछ उसका असर ना हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।